हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस समय चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स, और उस एग्जाम्स में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, एनालाइज करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपके माध्यम से। क्योंकि आपके माध्यम से जो क्वेश्चन मेरे पास पहुंचेंगे उन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस में आपको बताऊंगा, यानी कि उसको कौन कौन से क्वेश्चन नए आ रहे हैं या उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आसानी से कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। जिससे जिसका एग्जाम्स बाकी हो वो बच्चे इस एनालिसिस को देख के जाते हैं तो उन्हें एक आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार के पेपर्स आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसलिए एनालिसिस को देखना बहुत जरूरी है और आपका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके माध्यम से क्वेश्चन मिलेगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्या होगा, क्वेश्चन पहुंच पाएगा। इसलिए आपको मैं बोलूंगा दोस्तों कि आप इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, लेकिन क्वेश्चन भेजने का काम भी जरूर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। ओके दोस्तों, तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं। आप जिससे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोई टाइपिंग नहीं कर रहा है तो उसको फोटो खींच कर एक जगह लिख करके फोटो भी खींच के भेजेगा तो भी बहुत चलेगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, टाइप करके भेज सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 फरवरी का एनालिसिस, यानी कि 4 फरवरी को कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या नए क्वेश्चंस आए थे या उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट किया गया था। तो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन रिपीट हुए थे, सिर्फ डेटा क्या होते हैं, चेंज हो रहे थे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो बोला है कि इसको क्या करिए, पी बटे के स्वरूप में अगर लिखेंगे तो इसका रूप क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आसान से दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है, अगर यहाँ कोई नंबर रहेगा तो उसको क्या करोगे, प्लस करके। जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट होता तो मैं क्या करता था, 3 प्लस लिखता था। लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं है, यानी कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना। तो डायरेक्ट सारे नंबर पे क्या है, दशमलव बाद सारे नंबरों पे बार नहीं है। तो या ऐसे समय क्या करते हैं, जो भी नंबर रहेगा पूरा उसको लिख लीजिए, और जिसके ऊपर बार साइन नहीं रहेगा उसको क्या करिए, उसमें से माइनस कर दीजिए। और बटे में आपको सब पे 9 नहीं रहेगा, जितने पे बार साइन रहेगा उतने 9, और जिस पे बार साइन नहीं रहेगा उतना 0। तो दो, इन दोनों के लिए 2 9 आ गया, और ये इस पे बार साइन नहीं था यानी कि उसके लिए 0 आ गया। अब इसको सॉल्व किया तो ये 527/990, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बहुभुज है, बहुभुज का नाम बताओ जिसके आंतरिक तथा बाहरी कोणों का अनुपात 3:1 है। ओके, तो भुजाओं की संख्या, तो हमें क्या करना है, बहुभुज का नाम बताना है जिसके आंतरिक तथा बाहरी कोण का अनुपात दिया गया है 3:1। तो बहुभुज का नाम कैसे आएगा, पॉलीगॉन का नाम कैसे आएगा, जब तक हमें भुजाओं की नाम नहीं पता चलेंगे, क्योंकि भुजाओं के आधार पे हम लोग बताएंगे ये चतुर्भुज है कि त्रिभुज है या पंचभुज है कि षटभुज है, उसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए हमें पहले क्या करना है, भुजाओं की संख्या निकालना है। तो देखिए आपको इसके कोणों का अनुपात, यानी कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का जो रेशियो है वो कितना है, 3:1 है। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल कितना है, 4 है। और आप जानते हैं इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का टोटल होता है 180 अंश। कितना होता है, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 180 के। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 45। यानी कि मेरा यहाँ पे इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल पता चल गया। कैसे, इंटरनल एंगल इसका 3 गुना हो जाएगा यानी कि 135 हो जाएगा, और एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, 45। और अगर एक्सटर्नल एंगल पता चल गया तब भुजाओं की संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। भुजाओं की संख्या क्या होगी, 360 में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं एक्सटर्नल एंगल से, यानी कि 360/45, 9×5 = 45, 9×4 = 36, 5×8 = 40, यानी 8 भुजाएं हैं उसमें। और 8 भुजा वाली आकृति को क्या बोलते हैं, अष्टभुज। क्या बोलते हैं, अष्टभुज। तो जो है अष्टभुज होगा, या इंग्लिश में बोले तो ऑक्टागोन होगा। ओके, तो इस तरह से आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। बोला है दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याएं हैं और उनका क्या दिया है,
एलसीएम दिया गया है 102 और एचसीएफ दिया गया है 2, दोनों चीज दिया है। और हमें बोला है दोनों संख्याओं का योग 72 है, ये भी दिया गया है कि दोनों संख्याएं जो हैं उनका योग 72 है। ओके, तो हमें पूछ रहा है कि उनके वयस्क क्रमानुपात का अनुपात कितना है, वयस्क क्रमानुपातों का योग कितना होगा। इसका मतलब होता है रिसिप्रोकल। अगर उन संख्याओं का क्या करेंगे, रिसिप्रोकल लेंगे और उसका योग करेंगे, उसका सम करेंगे, तो कितना आएगा, इस वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एकदम सिंपल सी बात है, एलसीएम 102 दिया है, एचसीएफ 2 दिया है, यानी कि दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का जो आपको इंटू है वो कितना हो जाएगा, 102 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 204 हो गया। ये मुझे क्या हो गया, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का मल्टीप्लीकेशन नंबर आ गया। और ये आपको दिया ही फर्स्ट प्लस सेकेंड नंबर का योग कितना है, 72। आप अगर इनका क्या करेंगे, 1 अपॉन लेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1 अपॉन फर्स्ट नंबर प्लस 1 अपॉन सेकेंड नंबर। इसको मैं और भी एज्यूम कर सकता था, एक्स वाई जो भी एज्यूम कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है। तो फर्स्ट इन दोनों का योग कितना है, 72 बटे में गुणनफल कितना है, 204। अभी किस संख्या के पढ़े में आते हैं तो आप देखेंगे आसानी से, तो ये आपको बढ़ गया 8 9 72 होता है, 8 दूनी 16, 4 बचा, तो 4 44 कट नहीं रहा है, दूसरी संख्या से काट दीजिए, 4 से काटते हैं, तो 4 से काटा तो 4 एकम 4, 18 चौक 72 होता है ना, और इसको काटा तो 4 पंचे 20 और 1, फिर ये 3 से कट रहा है, 3 छक 18 और ये 17, यानी 6/17 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सीआई की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि, कोई राशि मतलब ब्याज की दर ज्ञात करो यदि मूलधन 6400 रुपये हो और 2 साल में 81। हाँ, सीआई की दर से 64,000 रुपये की रकम 2 साल में 8100 हो जाती हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो, यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, देखो सिंपल, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग है, सिंपल इंटरेस्ट होता तो आसानी से हम लोग इसको और भी आसान से कर सकते थे, लेकिन इसको भी हम लोग सीआई दिया है तो भी हम लोग कर सकते हैं। 6400 से क्या हो रहा है, 2 साल में 8100 हो जा रहा है, यानी कि ये क्या है, अमाउंट है, और ये क्या है आपका मूलधन है, यानी मिश्र आपको प्रिंसिपल है। तो ये दोनों दिया गया है, समय दिया गया है 2 साल, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो एकदम सिंपल सी बात है, इसको कैसे करेंगे, अमाउंट अपॉन पी बराबर जो होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर, यहाँ पे आपको एन होता है, ये फॉर्मूला हमारा। तो ए आपको दिया है 8100 बटे 6400, बराबर में बोलूंगा कि हाँ 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर यहाँ पे कितना है 2, यानी कि मुझे क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल 81 का क्या होता है 9, यहाँ पे 8 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100, यानी कि 1 यहाँ पहले आएगा, माइनस हो गया। मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, डायरेक्टली हम लोग कर सकते थे। तो यहाँ पे 9 में से 8 गया, 1/8 आ गया, गुणे क्या हो जाएगा 100, यही रेट आएगा। तो रेट बराबर 100/8, इसको मैंने अगर डिवाइड किया तो आपको आ गया 25/2, 25/2 मतलब 12.5%, या ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 12.5%। ओके, इस तरह से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, बहुत ही खूब प्रश्न था, और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मजा आ जाता है, क्योंकि बच्चे इसको ढूंढते रहते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न है। तो साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया गया है √2, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा का वैल्यू आपको पूछा है।
आप देख रहे हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या, कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 होता है, यानी एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ 1/x। अगर साइन थीटा को x बोलता हूँ, क्योंकि साइन थीटा क्या है, 1/cosec होता है ना, 1/cosec यानी कि साइन थीटा होता है। तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, cosec लिखा गया तो यहाँ पे मैं इसको 1/sin समझ सकता हूँ, है ना। cosec थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/sin लिख सकता हूँ। यानी कि अगर ये x है तो ये क्या है, 1/x है, और इसकी वैल्यू कितना दिया है, √2 दिया है। और मुझे क्या याद करना है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है आपका x माइनस 1/x का क्यूब, ये वैल्यू आपको पूछा है। तो इस तरह से आप कितनी बार इसको सॉल्व कर चुके हैं कि अगर x माइनस 1/x की वैल्यू दिया हो और इसकी वैल्यू पूछा हो, तो आपको सिंपल से बताया गया है कि जो वैल्यू यहाँ पे हो उसका क्यूब निकाल लीजिए, माइनस है यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 × p। यही आपको फॉर्मूला लगाना रहता है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस आता। ओके, तो यहाँ पे यानी कि मुझे क्या करना है, इसका वैल्यू निकालने के लिए कर्नी 2 का क्यूब करना है, प्लस 3 × कर्नी 2, इसका क्यूब किया 2 × 2, और ये 3 × 2 हो गया, यानी कि 5 × 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आसानी से इस प्रश्न को क्या किया सकता है, हल किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। एक और त्रिकोणमिति का अच्छा प्रश्न था। बोला है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है। तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू आपको पूछा है, कितना, सिंपल सी बात है। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा माइनस 1/sin थीटा, है ना, इस बराबर 0। तो ये इधर गया, 1/cos क्या हो गया, 1/sin हो गया, यानी कि ये गुणा हो गया, तो साइन थीटा बराबर है किसके, कॉस थीटा, ये आपको पता चल गया। और साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या होता है, 45 होता है। आप जानते हैं अच्छी तरह से साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू इक्वल सिर्फ 45 डिग्री को होता है, यानी कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 पुट कर देना। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 माइनस 3 × कॉस 45 का वैल्यू भी वही होता है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व कर लेना। ये 2/2 है और ये 3/2 है, घट के यानी माइनस 1/√2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। परमीकरण करोगे तो भी वही चीज है, परमीकरण करने का मतलब है ऊपर नीचे कर्णी 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, कर्णी 2/2 आ जाएगा। तो फिलहाल आपको जो भी ऑप्शन दिखा हो ये हो, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कर्णी 2/2, जो भी ऑप्शन में इन दोनों में रहा होगा उसे आप क्या करना है, टिक कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इसका तो मैं आंसर आपको बहुत पहले से पहले वाले एनालिसिस में बताया था कि अगर मैक्सिमम मिनिमम आ जाए तो क्या करना है आपको। ये दिया था और बोला था इसका लघुत्तम मान क्या होगा, लघुत्तम मान मतलब लोवेस्ट नंबर, इसका लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी, ये आपको क्या करना, फाइंड आउट करना। तो मैंने आपको बताया था यहाँ जो आपको नंबर है और यहाँ जो नंबर, इस नंबर को देखना है, इसमें से जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, इसका सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा। और जब आपको बड़ा पूछेगा तो जो बड़ा नंबर रहेगा वही उसका क्या होगा, बिगर नंबर होगा। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, लोवेस्ट पूछा है तो 11 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ सोचने वाली बात थी नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दिया है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 81 वर्ग सेंटीमीटर, 81 है। ओके, तो हमें उसकी कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, यानी हाइपोटेनियस कितना होगा ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समद्विबाहु से मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा त्रिभुज है और इसमें क्षेत्रफल दिया गया 81 वर्ग सेमी। हमें इसकी क्या करना है, आपको कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है, समकोण त्रिभुज भी है और दोनों आइसोसेलेस बोला मतलब आपको दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है।
तो इसका मतलब है कि ये क्या है 45 45 90 का त्रिभुज है। कैसे पता चला? इसका अगर योगफल 90 है तो यानी इन दोनों का भी योगफल क्या होगा? 90 होगा। और अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, 45 45। वैसे भी आप याद रखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब जिसके कोण 45 45 90 को उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोला जाता है। ये चीज को याद रखना है। ओके, तो ये दोनों भुजाएं बराबर, वैसे भी समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा बराबर दो कोण बराबर, तो यहाँ पे यानी कि दोनों का माप क्या होगा? 45 45। अब ये बोल रहा है कि अगर इसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेमी है तो आप इसका कर्ण क्या करिए? ज्ञात करिए। यानी कि अगर मैं इसको बोलूं x तो ये भी क्या है? x है ना, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो मुझे इसका कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा? भुजा x निकाल लेता हूँ, इसके बाद कर्ण भी ज्ञात कर लूंगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 81 किसके बराबर है? 1/2 गुणे x गुणे x। 2 यहाँ गया 162 हो गया एक्स स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 9 गुणे करनी 9 गुणे 2 लिख सकता हूँ। ओके, सॉरी 81 गुणे 2। अब मुझे इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो 81 किसका वर्ग है? 9 का, और 2 का होता नहीं, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 करनी 2 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे क्या ज्ञात करना है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ज्ञात करना है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि 45 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है वो हमेशा 1/करनी 2 गुणे कर्ण होती है। इस चीज को आपको याद होगा। तो 45 अंश के सामने वाली भुजा है कौन? x। x क्या नहीं कि हमने अभी मान निकाला है, कितना है? 9 करनी 2 है। 1/करनी 2 गुणे कर्ण आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ये इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 9 दूनी कैसे हुआ? करनी 2 गुणे करनी 2 क्या मतलब 2 बन गया, तो 9 दूनी 18, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया, वरना इसमें कोई टाइम लगने वाली बात ही नहीं है। क्षेत्रफल 81 दिया है, यानी कि इसका मुझे क्या करना है? 2 वहां जाएगा तो 81 दूनी 162 हो जाएगा, 162 का वर्गमूल निकालूंगा तो 9 करनी 2 आ जाएगा। अगर 45 अंक के सामने वाले 9 करनी 2 है तो करनी 2 और गुणा कर दीजिए तो कर्ण का मान आ जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी आप जानते हैं 45 45 की जो भुजाएं होती है, ये एक होता है, ये एक होता है, और ये क्या होता है? करनी 2 होता है। ओके, इसी आधार पर भी आप उसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए, बोल रहा है क्वेश्चन 15, 5 से 14 के घनों का योग। क्या बोल रहा है? 5 से 14 तक के घनों का योग ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है, टोटल कितना होगा अगर इनके घन का यानी क्यूब का क्या किया जाए? टोटल किया जाए, योग किया जाए तो कितना आएगा? एकदम सिंपल सी बात है। ये स्टार्टिंग से नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं, देखो 5 से स्टार्ट है और कहाँ तक? 14 तक। तो हम लोग ऐसे तरीके में क्या अप्लाई करते हैं कि जो आपको 1 से 14 तक का घन निकाल देते हैं, लेकिन आपको वहां से पूछा नहीं है। कहाँ तक पूछा नहीं है? 5 से नहीं तो पूछा, मान लीजिए यहाँ 14 4 का घन प्लस 5 का घन है, तो यहाँ तक का पूछा नहीं है। ओके, आपको यहाँ से पूछा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ तक का टोटल निकाल लेंगे और इसमें से टोटल को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप पूछोगे सर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है। फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2, और इसका क्या होता है? स्क्वायर होता है। यही हमारा क्या है? फॉर्मूला है क्यूब का, घनों का योग करने का। तो पहली बार मैं क्या करूंगा? 1 से 14 तक का घन का योग निकाल लेता हूँ। तो मेरा n कितना है? 14, क्योंकि 1 से 14 तो 14 है हमारा। तो 14 गुणे 15, क्योंकि 14 और एक संख्या बढ़ गया 15/2, और इसका वर्ग माइनस किसको करूंगा? 1 से 4 तक का घन मुझे माइनस कर देना है, यानी 4 संख्या हुई। 4 संख्या हुई यानी कि 4 गुणे 5/2 इसका वर्ग। ये हो गया 7, 15 7 105 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग। 105 का वर्ग करना आसानी है, 5 का वर्ग 25, 10 के आगे होता है 11, 11 दहमा 110, माइनस यहाँ 100। तो ये हो गया आपको 5 में शून्य गया 5, 2 में शून्य गया 2, यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ 0 बचा 1, 10925, यही आपका क्या है? आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। रिपीट क्या हो गया? एक आयत है, आयताकार कमरा समझ लीजिए।
इसकी लंबाई दिया है 20 मीटर, चौड़ाई दिया है 12 मीटर। तो आपको पूछ रहा है कि अगर इस कमरे में मुझे क्या करना है, एक वर्गाकार आकार की टाइल्स लगानी है, वो भी बड़ी सी बड़ी आकार की। तो बड़ी सी बड़ी वर्गाकार आकार की कितनी टाइल्स लगाई जा सकती है, स्क्वायर साइज की जो टाइल्स है वो कितनी लगाई जा सकती है, ये संख्या आपको पूछा है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया, 2-3 बार आ चुका है, सिर्फ आंकड़े डेटा क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो क्या बोला है कि आयताकार कमरा है, लंबाई दिया गया है आपको 20 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 12 मीटर। तो इस कमरे में बड़ी सी बड़ी कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है, यही आपसे पूछा है। तो मुझे क्या करना रहता है, जब बड़ी से बड़ी बोलेगा तो आप जानते हैं उसका मसावी निकालना पड़ता है। ओके, जैसे मसावी का फुल फॉर्म ही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है, यानी कि 20 और 12 का मैं क्या करूंगा, लसावी मसावी निकालूंगा। तो 20 तथा 12 जो भी माप यहाँ रहेगा उसका लसावी निकाल लीजिए, सॉरी मसावी, बार बार लसावी याद आ रहा है। तो क्या होगा, 4 और 20 और 12 का किस पहाड़े में दोनों संख्या आती है बड़ी से, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है। तो 4×5 = 20, 4×3 = 12, उससे बड़ा कोई नंबर है ही नहीं। तो यानी कि इसका क्या हो गया, मसावी 4 हो गया। अब मसावी 4 हो गया तो यानी कि वर्ग की भुजा कितनी है, 4 आएगी। अब मुझे पता चल गया कि मुझे वर्गाकार अगर टाइल्स की संख्या निकालना है तो मुझे क्या करना है, इस बड़े कमरे का क्षेत्रफल में इस एक वर्गाकार टाइल से क्या कर देना, भाग दे देना है। कमरे का क्षेत्रफल बटे क्या, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल यानी 12×20, लंबाई गुणे चौड़ाई, और एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी 4×4, भुजा गुणे भुजा। अब देखिए 4×3 = 12, 4×5 = 20, 5×3 = 15 टाइल्स लगेंगी। इस तरह से आसानी से इसको ज्ञात किया जा सकता है। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा आया था, इसको जिस बच्चे ने फॉर्मूला याद किया होगा ना सारे, उसके लिए मजे मजे थे। क्या था कि एक बोला है, एक वृत्त की त्रिज्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और दिया है उसकी चाप की लंबाई, दिया है चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। तो चाप द्वारा बनने वाले केंद्रीय कोण का माप कितना होगा। केंद्रीय कोण का मतलब समझते होंगे, केंद्र पे बनने वाला कोण, थीटा का मान क्या होगा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 28। अब आपको बोला है कि पूरे वृत्त की, ये पूरी क्या होती है, परिधि होती है। अगर लेकिन इसमें से एक टुकड़ा लिया जाए तो उसे बोलते हैं चाप की लंबाई। जैसे मैंने मान लीजिए इतना ही घुमाया, इतना घुमाया, तो यानी कि ये जो चाप यहाँ से यहाँ बन रहा है, इस चाप की लंबाई दी है 22 सेंटीमीटर। ओके, तो ये चाप के द्वारा जो केंद्र पे कोण बनेगा, इस कोण का माप कितना होगा वही आपसे पूछ रहा है। तो इसका आपने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों, कि थीटा बटे 360, यानी कि पूरे वृत्त का माप होता है 360, उसमें से ये कितना है ये आपको पता नहीं है, तो 360 में से कोई ना कोई एक माप होगा, उसको मैंने थीटा मान लिया, गुणे, और जो चाप की लंबाई है वो कितनी, पूरी नहीं है, पूरी कितनी होती है, 2πr। तो जितना थीटा रहेगा उसके हिसाब से क्या होगा, 2πr का वैल्यू आएगा। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग रख देते हैं थीटा का मान। तो ये हो जाएगा आपको, थीटा तो आपको दिया ही नहीं है ना, चाप की लंबाई दिया है, चाप की लंबाई यानी कि एल का मान 22 है, थीटा आपको ज्ञात करना है, गुणे 2×22/7 गुणे आर यानी कि 28। इसी को सॉल्व करना है और देखो फटाफट ऐसे 22 से 22 को मैंने उड़ा दिया, 7 से 28 को उड़ा दिया, ये जीरो, हाँ जीरो से आपको 4 से इसको काट दिया, 4×1 = 4, 4×9 = 36 और ये 90 हो गया। फिर इसको काट दिया तो 45 आ गया, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 45 अंश। यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, 45 अंश का।
चलिए अगला क्वेश्चन, इसको मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की भाषा अभी लिखने में काफ़ी टाइम चला जाएगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है, डॉग है, कुत्ता है, और यहाँ एक बिल्ली है। यहाँ क्या है, बिल्ली, और यहाँ पे क्या है, कुत्ता है, डॉग। ये डॉग क्या कर रहा है, कैट का पीछा कर रहा है। तो जब डॉग पीछा कर रहा है, उसकी जो चाल है वो आपको बताया गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बिल्ली भी दौड़ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इन दोनों के बीच में अभी भी कितने का गैप है, 120 मीटर का गैप है। यानी कि बिल्ली अभी भी उसके 120 मीटर आगे चल रही है, दौड़ रही है। तो हमें पूछ रहा है कि ये कुत्ता की स्पीड देखो ज़्यादा है, क्योंकि अगर इसकी चाल कम हुई तो ये कभी नहीं पकड़ पाएगा इसको। तो इसकी चाल ज़्यादा है, 22 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है और इसकी 10 किलोमीटर है। तो इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि कुत्ते की स्पीड ज़्यादा है और बिल्ली की स्पीड क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है इसको क्या करेगा, कोई ना कोई समय ऐसा आएगा कि इसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। तो वही आपको पूछ रहा है कितने समय में पकड़ लेगा। तो कुत्ता बिल्ली को, जैसे चोर पुलिस वाला पूछते हैं वही यहाँ जानवर का नाम ले लिया, बस बाकी क्वेश्चन में कुछ चेंज किया क्या, नहीं। वो जो चोर पुलिस को पूछता था, गाड़ी का पूछता था, ये इतनी स्पीड से जा रही है, इतनी स्पीड से जा रही है, तो गाड़ी उसको कितनी देर में पकड़ लेगी। तो कोई भी चीज़ घुमा देगा, कुत्ता रहे चाहे बिल्ली रहे चाहे शेर रहे हाथी रहे, कोई भी चीज़ रहे, उससे आपको सिर्फ आपको डेटा दिया रहेगा, डेटा से करना है। तो कुत्ता बिल्ली को कितने देर में पकड़ेगा। तो ऐसे में करते क्या, पहले उनका चाल का अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि एक ही तरफ जा रही है तो उनकी चाल के बीच का अंतर कितना है। तो 22 में से 10 गया यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी किसमें दी है, मीटर में, यानी कि इसको भी चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे चेंज करते हैं, 5/18 कर दीजिए, है ना। तो इसको डिवाइड किया तो 6×2 = 12, 6×3 = 18, यानी 5×2 = 10/3 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड हो गया इसकी चाल। अब दूरी आपको दिया ही है, दूरी कितनी है, 120। मुझे क्या निकालना है, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी गुणे चाल, सॉरी दूरी बटे चाल। अब मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। दूरी 120 है, चाल मेरा 10/3 है, 3 ऊपर चला गया, 120 गुणे 3 बटे में 10, शून्य शून्य कट गया, 12×3 = 36 सेकेंड में उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। ओके। अब इसको सेकेंड को अगर आपको घंटे में बदलना है तो वो भी तरीका है, 60×60 कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए। ओके, उसको डिवाइड कर दीजिए 3600 से, तो घंटे में बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन दिया है 1/3, 7/6, 5/9, 8/18 और 4/27 का एलसीएम निकालना है। एकदम सिंपल सी बात है, भिन्नों का जब भी लसावी निकालना है तो फॉर्मूला आपको बताया गया है। भिन्न का लसावी अगर आपको निकालना है तो क्या होना चाहिए, अंश का लसावी निकालना पड़ता है। जो बोलेगा वही चीज अंश का होना चाहिए और उसका अपोजिट हर में होना चाहिए। तो हर का क्या करना पड़ता है, मसावी। ये आपको फॉर्मूला ये है। तो मैं अगर देखूँ, यहाँ पे नंबर निकालने से पहले एक चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है किसी एक फैक्टर से तो उसको डिवाइड करिए पहले। देखिए ये 8 और कट रहा है, तो 2 चौक 8, 2 9 18। ओके, और कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। अब इसी का हमें क्या करना है, एलसीएम ढूंढना है पहले। 1 7 5 4 4, तो देखो तीन ही नंबर डिफरेंट है, यानी इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो 7 5 चौक 20, 20 7 140 हो गया। हर का मसावी, मसावी यानी 3 6 9 9 9 27, सब किससे डिवाइड है, 3 से, यानी ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो सिंपल वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा था कि प्रथम 12 समप्राकृतिक संख्याओं का समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा।
ये पूछा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है, सम संख्या लेनी है, वो भी कौन सी, शुरू के 12 और उनके वर्गों का योग करना है। तो सम संख्या कौन सी होती है, 2। स्टार्ट कहाँ से होता है, 2। तो 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, सम संख्या यही ना, प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस ऐसे करके प्रथम 12 बोला, 12 दूनी कितना होता है 24, क्योंकि दो 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 का गैप है। तो कौन सा होगा आखिरी नंबर 24। इसका ऐसे आपको टोटल पूछा है। अब इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एन, 2 इंटू क्या होता है n+1, 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 3। यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है, तो ही आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे n कितना है टोटल 12, तो मैं 2 गुणे 12, 12 में एक जोड़ा कितना हो गया 13, और यहाँ 12 दूनी 24 से 25 बटे 3, 3 चौक 12। अब मैं इसका क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, 25 चौका 100 और 13 दूनी 26, यानी 26 गुणे 100 करना, यानी 2600 आपका टोटल आ जाएगा। इस तरह से आसानी से इसका गुणा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए बोला है a का 20% बराबर b का 24%, तो a अनुपात b कितना होगा। ओके, चलिए थोड़ा सा इंक भर लिया जाए, क्योंकि इंक खत्म हो गया है, जिससे आपको क्लियर दिख सके, इसलिए इंक भरना जरूरी है। चलिए सबसे पहले मतलब आप का मतलब जानते हैं गुणे का चिन्ह, यहाँ पे गुणे आ जाएगा, यहाँ पहले मैंने गुणे लगा दिया है, परसेंट से परसेंट कट गया, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो a बटे b यानी कि 6 है, और यहाँ पे 5 आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कोई कठिन वाली बात ही नहीं थी जिसमें ज़्यादा सोचा जा सके। ऐसी और प्रश्न है, तो प्रश्न बोला एक वर्ग का विकर्ण 12 करनी दो है। क्या दिया है, वर्ग का विकर्ण 12 करनी 2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। एकदम सिंपल सी बात है, भुजा बराबर क्या होता है, विकर्ण बटे करनी दो। फॉर्मूला याद रखने का, विकर्ण बटे करनी दो, यानी 12 करनी दो बटे में करनी दो, ये कट गया यानी 12 भुजा। और यह सिंपल से याद रखना, अगर विकर्ण दिया है तो करनी दो ही सिर्फ हटाना रहता, बाकी कुछ नहीं करना रहता। विकर्ण करनी, यहाँ पे 12 करनी दो यानी भुजा क्या होगी, 12 हो गई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। डिफरेंस निकालना है 6 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी। तो अगर देखा जाए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, उसमें 6 अंक होने चाहिए, 3 2 5 1 6 अंक हो गया। और सबसे बड़ी अंक बोल रहे हैं 4 अंकों की, तो 4 9 ले लीजिए, घटा दीजिए, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ बचा था 9, इसको उतार लीजिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि cos 15 माइनस साइन 75 बराबर cos 15 प्लस साइन 75 का वैल्यू कितना होगा। तो आप देख रहे हैं 15 और 75 मिलके कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो आप जानते हैं cos a प्लस cos साइन b अगर आपको 90 हो रहा है, यानी a प्लस b का वैल्यू अगर 90 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे यानी कि हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। मैं cos 15 को लिख सकता हूँ 90 साइन 90 माइनस
15, यानी ये साइन 75 के इक्वल है। ये हो गया साइन 75। तो ये जीरो हो गया ऊपर, बाकी आंसर कोई मतलब ही नहीं है हर से, क्योंकि ये जीरो हो गया तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा 30 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि की बताइए। ओके, चलिए देख लेते हैं उसको भी। सिंपल से बोला 30 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 25 वस्तुओं के सीपी के, तो प्रतिशत प्रॉफिट या प्रतिशत लॉस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर लाभ हो रहा है तो लाभ कितना प्रतिशत, या हानि हो रही है कितनी का हानि हो रही है। तो सिंपल सी बात यहाँ सॉल्व कर सकते हो। 5×25 5×30, यानी सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की जो रेशियो 5/6 हो गया। तो आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितने का हो रहा है, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 6 के, यानी 16 सही 2/3% आपका क्या हो जाएगा, हानि होगी, लॉस होगा। एकदम आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि मूलधन आपको कितना है, 12,000 रुपये, रेट है 12% पर एनम, समय बोला है 6 महीना, 6 मंथ, लेकिन ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। तो हमें क्या निकालना है, CI निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहाँ बोल रहा है ब्याज की गणना तिमाही की गई है। तिमाही मतलब क्वार्टरली की गई है। अगर ब्याज की गणना त्रिमाही मतलब 3 महीने पे ब्याज वसूला जा रहा है, तो 6 महीने में उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इस चीज को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न है, देखो यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर ये आपको पूरे साल का दिया है तो 3 महीने मतलब 3 महीना, 3 महीने से 3 महीने के हिसाब से देखें तो उसमें क्या हो जाएंगे, 4 डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 3%। अब बोलोगे सर 4 से कैसे, अरे भाई 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, आप यानी कि ब्याज कितनी बार ले रहे हैं, 4 बार ले रहे हैं। तो एक बार में कितना लेंगे, एक बार में कितना लेंगे, तो इसको क्या करोगे, 4 से डिवाइड ही करोगे ना। टोटल नंबर कितना हो रहा है, 4, यानी एक बार में कितना ब्याज लोगे, 3%, फिर अगला 3%, फिर अगला 3%, फिर अगला 3%, यानी 12% इस तरह से वसूल लोगे पूरे साल का। और इसके बाद समय बोला 6 महीना, अगर 3 माही ब्याज की गणना की जा रही है, यानी कि कितनी बार आप ब्याज लोगे, 6 महीने का समय है ना, 6 महीने का समय है, यानी कि आप ब्याज कितनी बार लोगे, 2 बार लोगे, है ना। तो 2 बार लोगे, यानी कि आपको समय क्या हो गया, टी 2 बार हो गया। अब आपको CI निकालना है, इसका CI निकालना है तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है CI का। फर्स्ट आप क्या करेंगे, 12,000 का 3%, 12,000 का 3% यानी 12×3 = 36 और 2 जीरो कट जाए, है ना। 12,000 गुणे 3/100, तो 12×3 कितना होता है, 36, और ये जीरो, यानी 360 रुपये आप वसूल रहे हैं। प्लस दूसरे साल क्या होगा, पहले 360 12,000 का मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 360 का भी ब्याज, यानी 360 का ब्याज अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 3×36 = 108, यानी 10.8। अब इन तीनों का टोटल कर लीजिए, ये हो गया आपको 720, ये हो गया 10.8, यानी कि आपको 730.8 रुपये आपको क्या हो गया, टोटल ब्याज मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समय देख लेते हैं, इस टाइम है अभी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बेलन का जो बेलन है, यानी कि आपको सिलेंडर है कि वक्र पृष्ठफल और संपूर्ण पृष्ठफल
यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आपको दिया गया है, कहाँ दिया रेशियो, 5:9। तो हमें क्या करना है, H अनुपाते R का वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, आप सिंपल सी होता जानते हैं कि कर्व सरफेस मतलब क्या होता है, बेलन के सिर्फ ये घुमावदार भाग का, इस भाग का क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका और इसका, इस और तीनों का क्या करना, ऐड कर देना। तो वैसे फॉर्मूला अगर देखा जाए तो कर्व सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया होता है ये 2πr/h, और ये होता है 2πr ब्रैकेट में h+r, ये होता है। तो इसकी वैल्यू आपको दी है 5/9। यहाँ पे देखिए 2πr कट गया, तो या तो फिर ये गुणा करके हल कर लो, या तो यहाँ समझ जाओ h की वैल्यू अगर 5 है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना, ये 5 ये 4, तभी जाके ना होगा। तो यानी कि r की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। तो h/r कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। या आप सॉल्व करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आता, लेकिन फिलहाल हमारा h और r का रेशियो क्या होगा, 5:4। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि अगर x और y का रेशियो 4:3 है तो x³ - y³ अपॉन x³ प्लस y³ का वैल्यू कितना हो। ये देखिए आंकड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आंकड़ा जो बच्चे को याद था उसने इस हिसाब से भेजा है। आपको उस पर आंकड़े पे नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें यूज करना है, वो आपको सिर्फ समझना है। तो मुझे क्या करना है, x की जगह 4, y की जगह 3 पुट करना है। तो 4 का घन यानी कि 64, 3 का घन यानी 27, 64 घन 27, ये हो गया। आपको 64 में 27 गया तो 14 में 7 गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ जोड़ा तो 7 4 11, तो 91, यानी 37/91 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई व्यक्ति ए है, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, काम को क्या करता है, 25 दिन में करता है, और व्यक्ति बी जो है उसी काम को 75 दिन में करता है। तो दोनों मिल करके काम का 2/3 भाग कितने दिन में करेंगे। राइटिंग अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिससे आपको आवाज़ जाए और आप समझ सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा सवाल कराने रहते, इसलिए राइटिंग भी मत देखिए। तो देखिए दोस्तों, ए 25 दिन में कर रहा है, बी 75 दिन में कर रहा है। यानी कि अगर मैं बोलूँ ए अगर 25 दिन में और बी अगर मेरा क्या कर रहा है, 75 दिन में कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुल काम के लिए इनका रेशियो निकाल लेते, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 75, यानी 75 काम करना है। तो अगर 75 काम आपको ये 25 दिन में कर रहा है, यानी कि एक दिन में 3 काम कर रहा है, और ये 75 काम 75 दिन में कर रहा है, यानी कि आपको ये 1 काम कर रहा है। टोटल कितना हो रहा है, ए और बी मिलके कर रहे हैं तो 4 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 4। हमें काम कितना कराना है, 2/3। कितने काम का, 75, 75 का 2/3, यानी कि 50 काम कराना है। एक दिन में अगर वो 4 काम करने, तो 50 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, तो 4 से उसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपको 12.5 दिन, है ना। पहले 2 से काटा तो 25/2 हो जाएगा, 25/2 यानी 12.5। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और प्रश्न बचा। हाँ, बोला एक वस्तु का मूल्य पहले 25% बढ़ जाता है, फिर 25% घट जाता है, तो अंत में मूल्य में क्या परिवर्तन दिखाई देता है।
भाषा थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है क्योंकि जो सेंटेंस है वो सही से जैसे बैठा है वो उनके पूछने का तरीका फिलहाल, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, उसने बोला है कि कोई वस्तु है उसका पहले मूल्य 25% बढ़ रहा है, फिर 25% क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, तो अंत में उसके परिवर्तन क्या दिखाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में एकदम सिंपल सी बात है, अगर सेम रेशियो में वो बढ़ रहा है और सेम रेशियो में क्या परसेंटेज वो क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि उसमें हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है हमेशा लॉस, और लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि 25 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर बटे 100, यानी 625 बटे 100, यानी कि 6.25% का क्या हुआ उसमें लॉस हुआ। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ओके दोस्तों, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन मेरे पास पहुंचे थे मैंने उस सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस आपको बना के दे दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप शेयर करेंगे मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।